नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर डॉक्टर राजेश वर्मा के YouTube चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा समस्या समाधान के चरण या अवस्थाएं। अंग्रेजी में जिसे कहते हैं स्टेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। शुरुआत करते हैं परिभाषा से। आपको पता है और पिछली वीडियो में जैसे मैंने डिस्कस किया था कि समस्या समाधान की क्या परिभाषा है। बिल्कुल साधारण सी बात है, समस्याओं के समाधान खोजने की प्रक्रिया, बस इतनी सी बात है इसमें। लेकिन अगर हम एक दो डेफिनेशन और जब देखते हैं इसको तो हमें समझ में आता है कि एक्चुअल में क्या है समस्या। ऐसी संज्ञानात्मक प्रक्रिया जो कुछ समस्याओं या बाधाओं के परिणाम स्वरूप शुरू होती है और किसी समाधान या लक्ष्य तक पहुंचने पर समाप्त हो जाती है। इसमें कई चीजें हैं। सबसे पहली बात, समस्या समाधान को संज्ञानात्मक प्रक्रिया माना गया है। बिल्कुल, क्योंकि ये कॉग्निटिव प्रोसेस है। और ये कब शुरू होता है? ऐसा नहीं है कि कॉग्निटिव प्रोसेस आपका बंद हो गया है, नहीं, ये चालू रहता है। लेकिन समस्या से समाधान से रिलेटेड जो कॉग्निटिव प्रोसेस है वो कब चालू होता है? जब व्यक्ति किसी न किसी समस्या का या किसी न किसी हर्डल का, किसी चैलेंज को वो फेस करता है, तब जाकर ये समस्या समाधान से रिलेटेड जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है तब वो चालू होती है। जब वो चालू होती है और किसी लक्ष्य या किसी समाधान पर जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो वो पर्टिकुलर, वो स्पेसिफिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया वहीं पर समाप्त हो जाती है। ये एक परिभाषा है समस्या समाधान। दूसरी है, समस्या समाधान ऐसी सोच होती है या थिंकिंग, इसकी बात करते हैं, ऐसा चिंतन होती है जो एक विशिष्ट समस्या के समाधान की ओर निर्देशित होती है, जिसमें दोनों कौन कौन, अर्थात प्रतिक्रियाओं के संगठन, गठन और संभावित प्रतिक्रियाओं में से चयन शामिल होते हैं। ये क्या चीज है? सिंपल सी बात है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है इट्स अ टाइप ऑफ थिंकिंग, मतलब एक प्रकार की चिंतन प्रक्रिया है। अगर चिंतन है तो स्पष्ट सी बात है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। वो कोई जब पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कोई स्पेसिफिक जब प्रॉब्लम आती है तो वो उसकी तरफ, उससे, उस प्रॉब्लम से ही वो आपकी जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, वो जो आपकी सोच है उस प्रॉब्लम से ही वो डायरेक्ट होती है कि आपकी सोच उसी प्रकार से हो जाती है अगर कोई आपके सामने कोई चैलेंज आता है। ठीक है, और उस सोच में, उस चिंतन में, उस थिंकिंग प्रोसेस में क्या होता है, प्रतिक्रियाओं के गठन, जो आप रिस्पॉन्स करते हैं, वो बहुत सारे रिस्पॉन्स वो ऑर्गेनाइज होते हैं। और जो आपकी संभावित, जो पोटेंशियल रिस्पॉन्सेज होते हैं, उनमें से किसी एक जो कि सबसे ज्यादा उचित आपको लगता है, उस रिस्पॉन्स का, उस प्रतिक्रिया का चयन किया जाता है। साधारण सी बात है, अगर आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, कोई समस्या आपके सामने आती है, कोई प्रॉब्लम आपको दी जाती है, तो हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम के बहुत सारे समाधान हम देखते हैं, हम वो समाधान देखते हैं, खोजते हैं। वो क्या, हमारा रिस्पॉन्स होता है, हमारी प्रतिक्रिया होती है। अब उस प्रतिक्रिया में से केवल उसी प्रतिक्रिया को हम छांटते हैं, उसी का हम चयन करते हैं जिसको हम ये समझते हैं कि ये जो समाधान है या ये जो प्रतिक्रिया है उस समस्या को सुलझाने में हमारी मदद कर सकती है। ठीक, यही आपका समस्या समाधान है। अब मुख्य बात यह है इसमें कि थोड़ा सा हम परिचय की बात करते हैं समस्या समाधान की। वो क्या है? समस्या समाधान में लक्ष्य निर्देशित रचनात्मक सोच एवं दूसरे मनोवैज्ञानिक संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको बता दूं, क्योंकि जैसे संज्ञानात्मक प्रक्रिया इसको बोला गया है, चूंकि ये संज्ञानात्मक प्रक्रिया है तो ये बात स्पष्ट है कि मनोवैज्ञानिक जो साधन है, हमारे जो साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज है, वो सारे, जिसमें क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी आप कहते हैं, आपकी थॉट प्रोसेस आता है, परसेप्शन आपका आता है, ऑब्जर्वेशन, ये सारे जो संज्ञानात्मक संसाधन है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाते हैं, एक बड़ा रोल होता है। जो व्यक्ति इन संसाधनों का समझदारी और चतुराई से, याद रखें, जो आपके कॉग्निटिव रिसोर्सेज हैं, इनका बिल्कुल समझदारी से और चतुराई से, ध्यान से उपयोग करते हैं, वो लोग क्या होते हैं, ऐसे व्यक्ति जटिल से जटिल समस्याओं को भी आसानी से सोल्व कर लेते हैं, उनका हल निकाल लेते हैं। एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया होने के नाते यह निश्चित अनुक्रम का अनुसरण करता है, या हम कह सकते हैं कि किसी समस्या को हल करने के लिए एक सुव्यवस्थित स्वरूप का पालन करना होता है। यह बात बता दें आपको, क्योंकि जब भी कोई समस्या, कोई भी
चैलेंज, कोई भी चुनौती आप व्यक्ति के सामने उत्पन्न होती है तो उसके समाधान के लिए हमें हमारे जो संज्ञानात्मक रिसोर्सेज संसाधन है उनका उपयोग करना पड़ता है। जब उनका उपयोग करते हैं तो समस्या चाहे कैसी हो, चुनौती कैसी भी हो, एक व्यवस्थित रूप से इन संसाधनों का उपयोग किया जाता है। रैंडम उपयोग नहीं होता है, एक व्यवस्थित होता है, एक उनका क्रम होता है, अनुक्रम होता है, एक वो ऑर्गेनाइज होते हैं एक तरह से सारे रिसोर्सेज, और फिर जाकर एक तरीके से, एक लय से, और उस लय के प्रयोग से फिर एक परिणाम निकल कर आता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया होने के नाते मैंने बता दिया कि निश्चित अनुक्रम का अनुसरण करता है। ये हम कह सकते हैं किसी व्यवस्था को, समस्या को हल करने के लिए एक सुव्यवस्थित स्वरूप का पालन करना होता है। कुछ मनोवैज्ञानिक इसे, मतलब संज्ञानात्मक संसाधनों का जो व्यवस्थित रूप है, एक अनुक्रम है, उसे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सर्कल यानी कि समस्या समाधान चक्र भी कहते हैं। बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊंगा उसका डायग्राम भी, वो किस प्रकार का दिखाई देता है। चक्र है तो चक्र है ही है। ठीक, समस्या समाधान आदि हल तभी हो जाती है जब मन के परिदृश्य में इसे बेहतर ढंग से अंकित करके समझ लिया जाता है। या कहने का मतलब यह है कि प्रॉब्लम को हम तभी आसानी से समझ लेते हैं, सोल्व कर सकते हैं, मतलब आधा हल तभी निकल जाता है जब उस प्रॉब्लम को, जब उस चुनौती को हम बहुत अच्छे तरीके से उसको परसीव कर लेते हैं। अपने मन में हम ये मान लेते हैं कि ये समस्या का समाधान निकलने योग्य है, इस चुनौती से मैं निपट लूंगा। आप अपने आप को एक तरह से मोटिवेटेड कर लेते हैं, यानी कि आप अपने आप को उस समस्या से, उस चुनौती से निपटने के लिए मानसिक रूप से अगर आप तैयार कर लेते हैं, प्रिपेयर जब आप हो जाते हैं, तो ये माना जाता है कि समस्या आधी हल हो चुकी है। यानी कि आपको साइकोलॉजिकल रूप से प्रिपेयर्डनेस कितना इंपॉर्टेंट है आप यहां पर समझ सकते हैं। यह एक पहले से तय अनुक्रम का पालन करके प्राप्त किया जाता है, जैसा कि हेस द्वारा सुझाया गया है। मतलब वो कहते हैं कि भाई अगर हमें कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, किसी चुनौती से हमें निपटना है, तो एक अनुक्रम होता है जो पहले से तैयार किया जाता है और उसके माध्यम से हम किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब हम जो बात कर रहे थे कि हमारे कौन कौन से चरण हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की, आप यहां पर ध्यान रख लें, गांठ मार लें और समझ लें कि जिस प्रकार दुनिया में 7 अजूबे हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग हैं, उसी प्रकार प्रॉब्लम सॉल्विंग के भी 7 चरण हैं या 7 स्टेजेस हैं या 7 अवस्थाएं हैं। इस तरह से आपको याद रखें। पहली अवस्था समस्या की पहचान करना, अंग्रेजी में कहते हैं आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। दूसरा है समस्या का निरूपण या वर्णन करना, इसका मतलब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम। तीसरा है संसाधन, समाधान की योजना बनाना, यानी उप लक्ष्य निर्धारित करना, अर्थात प्लानिंग द सॉल्यूशन और सेटिंग द सब गोल्स, छोटे छोटे टुकड़ों करके गोल्स होते हैं, लक्ष्य होते हैं, छोटे छोटे लक्ष्य तैयार करना। सभी संभावित समाधानों का मूल्यांकन करना, जितने पोटेंशियल सॉल्यूशंस आपने सोचे हैं, जो आपके सामने उपस्थित हैं, उन सभी का एनालिसिस करना, उनको इवेलुएट करना कि कौन सा समाधान कितना उचित है। एक समाधान का चयन और उसको निष्पादित करना, मतलब सिलेक्टिंग वन सॉल्यूशन एंड एग्जीक्यूटिंग इट। बहुत सारे पोटेंशियल सॉल्यूशन में से हम एक पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन को, एक समाधान का चयन करते हैं और चयन करने के बाद उसका प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। छठा, समाधान या परिणाम का मूल्यांकन करना। अगर आपने उस समाधान को, किसी सॉल्यूशन को आपने एग्जीक्यूट कर दिया है या उसका उपयोग कर लिया समस्या से निपटने के लिए, उसके बाद फिर उसका मूल्यांकन करना। और मूल्यांकन में क्या क्या आएगा आगे जब हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और अंतिम जो स्टेप है वो है समस्या और समाधान पर पुनर्विचार करके उन्हें पुनर्निर्धारित करना। यानी जो समस्या और समाधान है, सब जो, यानी रीथिंकिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस, यानी कि जो प्रॉब्लम आपके सामने आई उसके कुछ समाधान आपने, पोटेंशियल सॉल्यूशंस आप निकाले, किसी एक को आपने चयन करके उसको एग्जीक्यूट कर दिया, उसका मूल्यांकन आपने किया। उसके बाद भी अगर वो समाधान समस्या को निपटने में कामयाब नहीं है, कारगर नहीं है, तो क्या है, उस प्रॉब्लम को और उस समाधानों को, जितने सारे पोटेंशियल थे, सॉल्यूशन थे, उनका पुनर्विचार करना, उनको रीडिफाइन करना और उनको पुनर्निर्धारित करना, और फिर से दोबारा से पहले चरण से लेकर 7वें तक दोबारा से पहुंचना।
अब हम एक एक करके इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले कि हम डिस्कस करें, ये वो सामने आपके है समस्या समाधान चक्र। देखो 7 स्टेज में दिखाए गए हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, 7 दुनिया में 7 अजूबे हैं और 7 सुर भी होते हैं। इसी तरह से समस्या समाधान के चरण भी 7 होते हैं। पहला, समस्या की पहचान करना। आप देख सकते हैं कि यहां से शुरू होता है। समस्या का निरूपण या वर्णन करना, समाधान की योजना बनाना या उपलक्ष्य निर्धारित करना। चौथा है सभी संभावित समाधानों का मूल्यांकन करना। पांचवा आप देख सकते हैं एक समाधान का चयन और निष्पादित करना, उसको एग्जीक्यूट करना। और छठा आप देखेंगे समाधान या परिणाम का मूल्यांकन करना, समस्या और समाधान पर पुनर्विचार करके उन्हें पुनर्निर्धारित करना। और अगर वो समाधान कारगर है तो समस्या से आप निपट गए, और अगर किसी कारण से वो कारगर नहीं बैठता है तो उसको पुनर्विचार करके पुनर्निर्धारित करना और फिर से यहीं से शुरू होकर यहीं तक आपको पहुंचना। दोस्तों, ये है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग सर्कल या समस्या समाधान चक्र। अब हम एक एक चरण को थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एक काल्पनिक एग्जाम्पल लेकर, एक समस्या, एक चुनौती को लेकर हम इनके चरणों को समझते हैं। अब आप देखिए, एक एक दिन का आपको बहुत दिन से इंतजार था। आपकी शादी तय हो गई है, वो आपको डेट है, पता है कब है आपकी। अब वो तेजी से नजदीक आ रहा है। जब ये माना जाता है कि कोई भी जब तारीख रख दी जाती है, तय कर दी जाती है, तो बहुत जल्द, ऐसा हमें अनुभव होता है, ऐसा हमें परसेप्शन होता है कि वो तारीख बहुत जल्दी आ गई। ठीक है, तो अब ऐसे लगता है बहुत तेजी से दिन भागते जा रहे हैं और आपके शादी का दिन जो है बहुत नजदीक आ रहा है। ये आपके लिए एक समस्या है, ये आपके लिए एक चुनौती है। इसको मान लेते हैं एक चुनौती। अब इसको एक एक स्टेप में इसको समझते हैं और डिस्कस करते जाएंगे कि उस चुनौती से आप कैसे निपटेंगे। हालांकि बहुत से लोगों के लिए शादी का प्रोग्राम तय करना या करना चुनौती नहीं होती है, लेकिन एक चुनौती, अगर इसको माने तो आप एक तरह से चुनौती भी है। बहुत सारा अरेंजमेंट इसमें करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप क्या है? बिल्कुल आपने सही बताया, समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। इससे पहले कि हम समाधान को खोजने की तरफ बढ़े, अरे पहले उस समस्या को तो जान लो। आप सबसे पहले उस समस्या की पहचान करो, आइडेंटिफाई करो उसे। सबसे महत्वपूर्ण कदम ये होता है कि जब आपने समस्या को पहचान लिया, उसको आइडेंटिफाई कर लिया, तो ये समझ लीजिए कि आप उसकी समाधान की दहलीज पर पहुंच गए हैं। आपको केवल दरवाजा नॉक करके उस समाधान को खींच के निकालना है। सबसे बड़ी बात यही है। यही बात बच्चों के साथ एग्जाम में होती है कि वो प्रश्न को समझने से पहले उसका आंसर खोजने लगते हैं। जब समस्या का, यानी जब प्रश्न ही आपको समझ में नहीं आया है, आप क्या समाधान खोजेंगे? तो यही पहला स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। छोटा सा कदम जरूर है, लेकिन ये तय करता है कि आप समाधान तक पहुंचेंगे या नहीं। सबसे पहली बात है, आप समस्या की पहचान करें। अब समस्या आपने पहचान कर ली, आपकी शादी होने में केवल 9 दिन बाकी है। आज आपने तय कर लिया और आपको बहुत कुछ करने की जरूरत है अभी। ये आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई कर ली, आपके रिलेटेड जो ये समस्या है ये है। अब दूसरे स्टेप पे आइए, समस्या का निरूपण या वर्णन करना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब आपको ये तो पता चल गया कि 9 दिन बाद शादी की डेट है, फेरे होने। अब उसको रिप्रेजेंट करना और उसको वर्णन करना, उसको समझना अच्छे से। मतलब निरूपण का अर्थ क्या है, रिप्रेजेंटेशन का अर्थ क्या होता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र के भीतर समस्या के एकीकरण और अनुवाद से होता है। मतलब प्रॉब्लम को इंटीग्रेट करो और उसको इंटरप्रेट करो। ठीक, इंटरप्रेट का मतलब उसको, अर्थ को बहुत अच्छी तरीके से उसका समझना होता है। यहां पर समस्या के प्रत्येक घटक को ध्यान में रखकर उसका एक कार्यशील मानसिक मॉडल का निर्माण किया जाता है। यानी कि आपका जो मेंटल एक मॉडल तैयार किया जाता है। और समस्या का निरूपण उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना समस्या का समाधान खोजना। अब ये तो बात है, आपने समस्या को पहचान लिया, उसको आइडेंटिफाई करनी, और उसको रिप्रेजेंट तो करो, आप उसको एक्सप्लेन तो करो, उसमें क्या क्या करना है आपको, तभी तो समझ में आएगा। अब ये लो, अब उसे रिप्रेजेंट कैसे करोगे? समस्या आपको पता है, आपकी शादी की डेट आने वाली है। शादी संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए उन जरूरतों की समझने की आवश्यकता है कि जब आपको कोई शादी का जो दिन है, आप उसके बाद रिसेप्शन करना है, पहले जो मेल करना है या लोगों को बुलाना है, आपको क्या करना है शादी में, उन सारी चीजों का अर्थ समझना, उस सब की आवश्यकता आपको होती है। उन सब के लिए ठीक है, आपको रिसेप्शन करना, उसके लिए क्या क्या जरूरतें पड़ेगी। और उन जरूरतों की खास बात ये होती है कि एक समय के भीतर
आपको 9 तारीख की शादी, तो आपको 10 तारीख को रिसेप्शन करना है, तो 10 को ही करना है। ऐसा नहीं है कि यार को हलवाई नहीं मिला तो 11 कर लोगे आप, ऐसा नहीं, क्योंकि भीतर एक सीमा के भीतर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संज्ञानात्मक खाका तैयार किया जाता है। कोग्निटिव एक मैप, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है कि किस प्रकार से हम क्या क्या करेंगे। ठीक, ये है सेकंड चीज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब तीसरा स्टेप, अब आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, उसको रिप्रेजेंट कर लिया, अब उसको समाधान की योजना बनाना, अब प्लानिंग करना, द सॉल्यूशन। अब प्लानिंग में क्या होता है, उप लक्ष्य निर्धारित कर, छोटे छोटे गोल। अब ऐसा नहीं है कि आपकी स्वयं की शादी है और आप भागते फिर रहे हैं, हलवाई को आप बुला रहे हैं, कपड़े वाले की दुकान से कपड़े खरीद रहे हैं, कहीं कैटरर्स को आपको अरेंजमेंट करना है, कहीं घोड़ी वाले का, कहीं बैंड बाजेगा, कहीं डीजे का, किसी को कभी किसी के घर जाकर आपको, जैसे शादी में वो कुमार के घर चाक का पूजन होता है, वो भी आप, ये कहाँ क्या करोगे आप अकेले, सारा काम उलझ जाएगा। इसलिए क्या, सब गोल छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे उपलक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। यहां पर क्या होता है, यही वो प्रॉब्लम, यही वो स्टेज है जिसमें प्रॉब्लम से रिलेटेड हम निर्णय लेने लगते हैं। यहां पर फैसला करना पड़ता है आपको, ठीक है। और फैसला करने के समय क्या होता है कि आप जितने भी संभव समाधान हो, आप देखेंगे कि आपको एक बैंकेट हॉल, एक रिसोर्ट आपको बुक करना होगा, तो आप अपने शहर में ये पता करें कितने रिसोर्ट हैं, सूचीबद्ध तो करें उनके, एक वो है, एक वो है, एक वो, पांच पांच रिसोर्ट हैं, तो 5 आपके बैंकेट हॉल है, रिसोर्ट हैं, जो भी हैं, मैरिज हॉल है या वेडिंग हॉल, जिसको आप जो चाहे आप कह लो, तो पांचों का आपको पता होना चाहिए ना। तब आपको लिस्ट पता चले 5 है, इनमें से किस कौन सी आपकी जगह को सूट करता है, आपके जितने लोग आने हैं क्या वो उसमें समा जाएंगे सारे, क्या मतलब सारी चीजें, तो ये क्या होगा, सारे संभव समाधान हम सूचीबद्ध करते हैं, ठीक है, और उनको हम छोटे छोटे लक्ष्य में विभाजित कर लेते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम ब्रेन स्टॉर्मिंग में कहते हैं, यानी कि एक व्यापक विचार प्रक्रिया, जिसे आमतौर पर गहन विचार मंथन, ब्रेन स्टॉर्मिंग के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहां पर ब्रेन स्टॉर्मिंग इसलिए जरूरी है कि यहां पर फैसले लेने का समय आ गया है, और जो संभावित समाधान होते हैं और उनको हमें लागू करने की आवश्यकता होती है। अब अपना एग्जांपल ले लो भाई, शादी के 9 दिन बाकी थे, आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपको ये पता चल गया कि शादी में आपको क्या क्या चीजें जरूर पड़ेंगी। अब जब पड़ेंगी, अब उन जरूरतों को कौन पूरा करेगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, शादी में काम आने वाले जरूरी सामानों को खरीदने के लिए संभावित दुकानों को चिन्हित किया जाता है। भाई आपको कपड़े से सिलवाने हैं, अपने परिवार के लोगों के लिए आपको कपड़े खरीदने हैं, भाई इतने लोग एक साथ जब आएंगे तो 1 2 दिन 4 दिन रहेंगे, तो उनके भोजन का तैयारी करनी है, उनके सोने का इंतजाम करना है, वो शाम को कुछ संगीत भी हो जाएंगे, कुछ माहौल भी होगा शादी का, उसमें आपको संगीत की आवश्यकता भी होगी, उनके साथ छोटे बच्चे भी आएंगे, उनका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये हमें कहां से चीजें खरीदनी है, कहां से मैनेज करनी है, ऐसी दुकानों को उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। विवाह स्थल, शादी कहाँ होगी, कैटरर्स, भाई उसके बाद गाड़ियां, जो ठीक है आपके घर पे गाड़ियां, लेकिन आपको जब बारात लेके जाएंगे या बाराती आपके घर आएंगे, कोई भी हो, चाहे लड़का लड़की आप में से कोई हो, तो गाड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी, कोई सामान को अंतिम बुकिंग आदि की पहचान की जाती है, किसको किया जाए, गाड़ियां कौन सी होंगी, कौन सा वेडिंग हॉल हो, तो ये सारी चीजें क्या है, यहाँ पर आपने समाधान की योजना बनाई, अब यहाँ पर आपने फैसले कर लिए कि कौन कैटरर होगा और कौन क्या होगा। आप बात समझ में आ गई आपको। चौथा, तो चौथा स्टेप है सभी संभावित समाधानों का मूल्यांकन कर। अब आपको पता चल गया मेरे शहर में 5 वेडिंग हॉल है, 3 शानदार कैटरर है, और जो दूल्हे या दुल्हन के लिए जो ड्रेस के लिए जो शोरूम है वो 2 बहुत बढ़िया है, ठीक है। हमारे जो साथी आएंगे, जो मेरे 4-5 जान पहचान के बहुत सारे लोग हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं, जो किराए पर गाड़ी चलाते हैं, उनसे आपने चिन्हित कर लिया। अब उन सबको मूल्यांकन करो कि भाई उस वेडिंग हॉल में हम जाएंगे, उसका रेट क्या है, क्या उसमें सारी सुख सुविधाएं हैं जो हमें चाहिए, महंगा तो नहीं है बहुत ज्यादा, गाड़ियां जो आपका उसका क्या रेट, इन सभी का मूल्यांकन करना, यानी कि इवेलुएट ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस, समाधान जितने भी हैं, जितने भी संभावित समाधान होते हैं, उन सब का इवेल्युएशन करना, और जो आपकी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो आप समाधान खोज रहे हो, क्या वो समाधान उस समस्या को सुलझाने में दक्ष है, क्या वो इतने एफिशिएंट हैं, क्या आप जिस दुकान पर खरीदने जाओगे, क्या एंड समय पर आप दुल्हन के कपड़े या दूल्हे के कपड़े आपको वहां से मिल जाएंगे, क्या जिस टेलर को आप सिलाई के लिए देंगे वो समय पर आपको दे पाएगा, यानी उसकी दक्षता, ठीक है। अब ये जैसे मैंने बताया था, मूल्यांकन के बाद चयनित विकल्प को स्पष्ट रूप से वर्णित और उसकी व्याख्या की जाती है,
वही मूल्यांकन एक तरह से हो गया। अब देखा आपका रिलेशन हो गया, मैंने जैसे बता तो दिया, फिर एक बार पढ़ देता हूं। फिर सभी चयनित दुकानों, जो सिलेक्टेड आपने शॉप्स हैं, दुकानों, स्थानों और अन्य सेवा प्रदाताओं, जो आपको सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, पानी का अरेंजमेंट है, बहुत सारी चीजें होती है, सारी बहुत सारे झंझट से होते हैं। भारतीय शादी में तो बहुत सारा काम करना पड़ता है मजेदार भी, एक यादगार पल होता है व्यक्ति के जीवन का। ठीक है, तो उनका मूल्यांकन, और एक मूल्यांकन के साथ क्या होता है, उचित दर, रेट भी सही हो उसका, और वो हमें समय पर चीज उपलब्ध करा दे। घोड़ी चाहिए निकासी के लिए या डुकाव के लिए घोड़ी चाहिए हमें, तो समय पर घोड़ी वाला आ जाए और घोड़ी भी सही से हो। ऐसा नहीं है कि वो गलत ही मेरा तो भूल गया, मैं तो, ऐसा नहीं कि वहां पर इंतजार कर रहा दूल्हा आप भूल गए, ऐसा नहीं, समय पे उसका रेट भी ठीक हो। तो ये सारी चीजों के लिए हमें उन पर उनका फैसला लिया जाता है। ये चौथा हो गया। अब जो पांचवा आपका है वो देखो, समाधान का चयन और निष्पादन। अब आपने सब कुछ कर लिया, इवेल्युएट कर लिया भाई कि वो फला फला जो बैंकेट हॉल है उसका रेट भी रीजनेबल है और उसकी जगह भी बहुत है और पार्किंग के लिए काफी सारी जगह उसके पास है और उसके पास कमरे भी, क्योंकि अगर मान लीजिए हमारे मेहमान आ गए और कुछ मेहमान 1 या 2 रात रुकना चाहें तो उनको रुकने के लिए कमरे भी हमारे पास उपलब्ध हैं। यानी कि एक इस तरह से, फिर वो शोरूम, वो हलवाई, वो कैटरर्स, वो कपड़े वाले, वो आपके जो पानी सप्लायर हैं, वो ये सारे क्या किया आपने, इन सबको एक एक को, 4 4 5 5 थे आपके पास, उनमें से एक एक को आपने चुन लिया। अब समझे इसको, यानी कि पांचवा जो लेवल है, सेलेक्ट वन सॉल्यूशन एंड एग्जीक्यूट इट। अब उसके बाद उसको समय नहीं है अब आपका, उसको अप्लाई करो, निष्पादन शुरू करो, कपड़े खरीदने शुरू करो, पानी वाले को ऑर्डर देना शुरू करो, उस दिन हमें इतना पानी, इतने कैंपर चाहिए। इस स्तर पर मूल्यांकन किए गए सभी समाधानों में से संभावित सर्वोत्तम समाधान कार्यान्वयन के लिए चुने जाते हैं। कार्यान्वयन प्रक्रिया समस्या समाधान का अहम चरण होता है। देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर तो एग्जीक्यूट है, यहीं पर तो जाके आपको उस बैंकेट हॉल को बुक करना है, यहीं पर जाके आपको कैटरर को बुक करना है, यहीं पर जाकर आपको उस दुकान को, जहां से आपने तय किया था उस टेलर को, आपको कपड़े देने सिलाई करने के लिए, क्योंकि परिणाम पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपने एक गलत फैसला लिया तो आपका जो परिणाम है वो भी उतना, उससे ज्यादा गलत हो सकता है। आपने गाड़ी बुक कर दी और वो गाड़ी समय से नहीं पहुंची या आई ही नहीं, तो उसका कितना बुरा परिणाम होगा। आपको बारात लेके जानी है और गाड़ी आपके पास पहुंची नहीं, तो देखिए कितनी बुरी कंडीशन होगी, और समय, उस एक खड़े पैर आपको गाड़ी को बुक करना है, लेके आना कितना मुश्किल होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, हालांकि हर स्टेप इंपॉर्टेंट है। अब अपने प्रॉब्लम ले लेते हैं। अब आपने शादी की पोशाक और अन्य महत्वपूर्ण कपड़ों के लिए पसंदीदा दुकान, सबसे अच्छे स्थान और अन्य सेवा प्रदाता जो उचित दरों पर समय पर सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदान कर सके को निर्धारित करें। अब क्या करना है, अपना दिल और पर्स खोल दें और खरीदारी में जुट जाएं। ठीक हो गया, दिस वॉज द 5th स्टेप। अब आता है 6th स्टेप, छठा, समाधान या परिणाम का मूल्यांकन करना, इवेलुएट द सॉल्यूशन और द आउटकम। यह वह चरण होता है जब संभावित समाधान के परिणाम का मूल्यांकन किया जाता है। जो पोटेंशियल जो सॉल्यूशंस होते हैं उनका इवैल्यूएशन किया जाता है, उनको कि भाई एनालिसिस किया जाता है। परिणाम के प्रत्येक पहलू को बड़े ध्यान से, बिना किसी पूर्वाग्रह या पक्षपात के तोला जाता है। यदि आवश्यक हो तो सभी संबंधित व्यक्तियों से प्रतिपुष्टि, मतलब फीडबैक मांगी जा सकती है, और यह प्रक्रिया स्पष्ट मूल्यांकन में काफी मददगार साबित होती है। आपने सामान खरीद लिया, प्रत्येक आइटम आपने खरीद लिया, बहुत सारी चीजें आपने बुकिंग भी कर दी, सब कुछ हो गया। अब उन कपड़ों का रंग मिलान जो है वो मिलाइए कि आपके इच्छा के अनुसार है, आपकी पसंद के अनुसार है। उसकी लागत, फिटिंग, क्या आपकी पसंद की कसौटी पर खरे उतर रहे हैं, क्या वो सावधानी से आप जांचें, उनको परखें, और अगर जरूरत पड़े तो दूसरों की मदद लें कि भाई वो कैटरर है, वो मैंने ठीक कर दिया क्या। ये बहुत जरूरी होता है, बहुत से लोग नहीं लेते हैं तो बाद में पछताते हैं। ठीक है, चिंता मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि अभी समय है आपके पास। जो आइटम्स जो आपको पसंद नहीं आए, जिस व्यक्ति ने समय पर काम नहीं किया होगा, उसको आप बदल सकते हैं, अभी भी पर्याप्त आपके पास समय है। ठीक है, इसका मूल्यांकन हमने अप्लाई तो कर दिया, अप्लाई करने के बाद आपका थोड़ा सा समय रहता है। हालांकि मैं आपकी बात करूं शादी की, आपने सब कुछ कर लिया, खरीद लिया है, और उसके बाद उसका मूल्यांकन आप कर रहे हो, तभी आपके पास थोड़ा सा समय है। और दोस्तों, जो अंतिम इंद्रधनुष का रंग है या अंतिम जो स्टेज है, समस्या और उसके समाधानों पर पुनर्विचार करके उन्हें पुनः निर्धारित करना। अब आप देखेंगे कि यह समीक्षा चरण होता है। अभी आपका छठे समाधान तक, छठे स्टेज तक
आपकी समस्या का आप समाधान पा चुके हैं, आपने उसको अप्लाई भी कर दिया है। अब 7वें स्टेज में ये आएगा, क्योंकि चूंकि आपकी शादी हो चुकी है, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत सब कुछ अच्छे से निपट गया, लेकिन फिर भी कुछ कमियां तो रह ही जाती हैं। अब वो क्या है, वो कब होगा, वो 7वें पॉइंट में, 7वें स्टेज में आएगा। अब हमें समीक्षा करनी होगी, जब परिणामों की समीक्षा की जाती है। यदि समाधान सर्वोत्तम सिद्ध हो जाते हैं तो इससे अच्छी बात क्या होगी। और अगर पिछले चरण में किया गया विश्लेषण समाधान में सुधार और परिवर्तन की मांग करता है तो इस पर खुले मन से विचार करें और आगे बढ़ें। अब इसमें क्या आगे बढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप आगे तो नहीं बढ़ सकते, आपका जो प्रोग्राम शादी का होना था वो हो गया, लेकिन आप आने वाले समय में, अब चलिए वो बात हम बाद में करें, पहले बताते हैं कि ये चरण क्यों महत्वपूर्ण होता है। 7वां, दिस स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, ये चरण हमें बताता है कि समस्या समाधान में किस किस पहलू ने वास्तव में योगदान दिया है। विच आर द एस्पेक्ट्स दैट कंट्रीब्यूटेड द प्रॉब्लम सॉल्विंग। और हमें यह भी चरण से पता चलता है, समीक्षा से पता चलता है कि किस पहलू ने योगदान नहीं दिया है, कि कौन सा पहलू हमारा फेल रहा, कमजोर कड़ी कौन सी रही। और ये समाधान के प्रभाव पर प्रतिपुष्टि भी प्रदान करता है, यानी कि आपका जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जो आपने दिया वो कितना इफेक्टिव रहा, उसके ऊपर फीडबैक अभी पता चलती है इसमें। तो दोस्तों, यह चौथा, इसका फायदा क्या है, चौथा जो आपका जो 7वां जो स्टेप है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, यह संशोधन के लिए गुंजाइश भी प्रदान करता है। आपकी तो शादी हो गई, आगे भी अगर ऐसा ही करेंगे, आप उसी कैटरर को करेंगे जिसने मिठाई में गड़बड़ कर दी थी, तो संशोधन की आवश्यकता तो पड़ेगी ना। अगर आप उसी कैटरर को फिर बुला लेते हैं तो क्या होगा, फिर से बारात नाराज हो जाएगी, या फिर आपका जो सदस्य है परिवार के सब नाराज हो जाएंगे। तो यह संशोधन की जरूरत होती है, और जो समीक्षा चरण होता है वो आपको संशोधन की गुंजाइश प्रदान करता है, तथा सफलता और विफलता के कारणों पर निश्चित रूप से प्रकाश भी डालता है कि क्यों हम सफल हुए, अगर और क्यों अगर सफल नहीं हुए तो क्यों हम सफल नहीं हुए। बहुत बढ़िया, शानदार, मुबारक हो आपको शादी की भव्य सफलता के लिए, बहुत बहुत बधाई। इस प्रोग्राम में जरूर कुछ कमियां रह गई होंगी जिनमें सुधार की संभावना होगी, क्योंकि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, संपूर्ण नहीं होती है, कुछ ना कुछ सुधार की आवश्यकता होती है। तो आप इन्हें अपने छोटे बहन या भाई के शादी समारोह में दूर कर सकते हैं। जब आपका छोटा बहन या भाई है, उसका शादी का फंक्शन होगा, तो आपके शादी के फंक्शन में जो कमियां रह गई थी उसको आप दूर कर सकते हैं। समीक्षा, अगर प्रोवाइडेड आपने अपनी शादी के बाद उन सारी चीजों की समीक्षा की हो, उस पर फीडबैक लिया हो, और ये समझ में आपने तय कर लिया हो कि क्या क्या कमियां रह गई थी। कमियां जरूर रहती है, तो कोई परफेक्ट नहीं है। और उस आने वाले आपके भाई बहनों का जो प्रोग्राम होगा, जो शादी होगी, उसमें आपका अनुभव एक बहुत ही मूल्यवान होगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे स्टेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि समस्या समाधान की अवस्थाएं और चरण। ये मेरे संदर्भ रेफरेंस है जहां से मैंने मटेरियल लिया। दोस्तों, जो हमारा अगली चर्चा जो होगी वो होगी अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन का मतलब होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, तो हम इस पर चर्चा करेंगे आपके सामने बाय द टाइम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो मनोविज्ञान पढ़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। अगर इसमें कुछ कमी लगती है तो आप मुझे बताएं। मुझे बताने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं vermasujit@yahoo.com। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।